हेलो दोस्तों, मैं दिशु कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ 10 क्लास के फिजिक्स अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2023 जो कि आपको चैप्टर 1 से प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से लिया गया है। इसमें आपको 25 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ये आपको क्लास 10th के फिजिक्स बिहार बोर्ड 2024 में 24 की तैयारी के लिए अच्छा साबित होगा। देखते हैं आपने कितने तैयारी की है और कितनों का सही आंसर बताते हैं। चलिए करते हैं अब स्टार्ट। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आपके सामने ऑप्शन है ए वास्तविक, बी आभासी, सी ए और बी दोनों मतलब वास्तविक आभासी दोनों, और डी नंबर ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर कौन होगा। चलिए अब आंसर इससे देखते हैं कौन होता है। आंसर होगा आपको बी, ऑप्शन बी। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसको 2-3 बार बोलिएगा वो याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, ऑप्शन ए। याद रखना दोस्तों, बोर्ड 2024 में जो एग्जाम देंगे उसकी तैयारी कर रहे हो और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 5। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना है आपको। क्या होता है? फोकस दूरी को पता है ना, आपको एफ से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को आर से। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हो जाएगा एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 याद रखना दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है। प्रश्न 7 आ गया आपके सामने। मोटर गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? मोटर गाड़ी के सामने जो मोटर गाड़ी चलाते हैं चालक कौन सा दर्पण लगा रहता है? इसे बोल सकते हैं साइड मिरर में भी कौन सा दर्पण लगा रहता है? साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? साइड मिरर में आपको उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न 8 है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की। इसमें बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आधी। इसका आंसर होगा आधी। चूँकि जानते हैं आप एफ बराबर होता है r/2। ये अवतल उत्तल सभी दर्पणों के लिए होता है, समतल दर्पणों के लिए भी होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने आने वाला है। प्रश्न नंबर 9 है परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तन कोण
किसे कहते हैं? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपतित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। दूसरा है आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तीसरा ऑप्शन है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच का कोण। चौथा ऑप्शन है परावर्तित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। आइए दोस्तों थोड़ा बहुत इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है, हमको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके सामने है एक समतल दर्पण मान लीजिए, इस पर किरण आ रही है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये किरण जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं जो बीच में खींचा जाता है अभिलंब। अब आपसे पूछा क्या है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अब आप देखिए, ये जौन कोण बढ़ जाएगा ये हो जाएगा परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच है। और ये हो जाएगा आपको अपवर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको डी, ऑप्शन नंबर डी। परावर्तित किरण और दर्पण के सतह के बीच के कोण को, खींचे गए विलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। परावर्तित किरण दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहीं से आप अगला क्वेश्चन भी बन सकता है कि अपवर्तन कोण किसे कहते हैं। अपवर्तन, अगर यहाँ पर आपको दोस्तों अपवर्तन कोण आ जाए तो यहाँ अपवर्तन हो जाए तो दोस्तों आपको आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अपवर्तन कोण किसे कहते हैं? अपवर्तन कोण आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब को अपवर्तन कोण कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये तो सारे लोग बता देंगे। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। एक प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का 2-2 नियम है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? किस दर्पण से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अवतल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण बी। किस दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? वास्तविक तो पता है, लेकिन आभासी बताओ। अभी अवास्तविक हुआ ना, अब आभासी बताओ। किस दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिलता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी दर्पणों से आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। पहले ही बता चुका हूँ कि उत्तल अवतल से आभासी मिलता है, और इससे भी आभासी मिलता है, और इससे एक वास्तविक भी मिलता है। सिर्फ इससे वास्तविक होगा। इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। से मिलेगा समांतर किरणपुंज, किससे मिलेगा? तो वो हो जाएगा आपको अवतल दर्पण। समांतर किरणपुंज किससे मिलेगा? अवतल दर्पण से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी दूरियां दर्पण के, खाली स्थान दिया है कि किससे मापी जाती है? बोल सकते हैं सभी दूरियां दर्पण के किससे मापी जाती है? सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब दोस्तों बी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक और सीधा, बोले तो आभासी और सीधा। क्वेश्चन नंबर 18। प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। सामने दोस्तों प्रश्न नंबर 19 आपके सामने। 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? यहाँ पर देखिए, इसको ये आपको न्यूमेरिकल बोलते हैं। इसको आर बराबर दिया है आपको कितना? आर बराबर दिया है आपको 32 सेंटीमीटर। आर बराबर 32 सेंटीमीटर। हमको एफ ज्ञात करना है। एफ बराबर होता है आर बाई
2, तो करेंगे हम लोग 32/2 करेंगे तो कट जाएगा, तो कितना आया दोस्तों 16। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए। वो देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। कैसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कैसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसका आंसर बताना है। कैसे प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्देशांक की परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है? आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी कैसी होती है? इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? सॉरी दोस्तों, ये दो बार क्वेश्चन हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, ये बताना है आपको। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान दोस्तों sin i/sin r, इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम बोलते हैं इसी को, sin i/sin r को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे देखते हैं। 24 नंबर। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है, आपको ये बताना है। प्रकाश की एक किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में निकल जाती है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर प्रकाश की किरण सीधी रेखा में निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो क्या होता है? उस वक्त आपको सीधी रेखा में किरण निकल जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? ध्यान देना, नहीं किया जाता है। कितने लोग नहीं को नहीं देखते हैं लेकिन गलत आंसर टिक कर देते हैं, इसलिए ध्यान देना, नहीं किया जाता है लिखा है दोस्तों। किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते, लेकिन इन सभी का उपयोग इन तीनों का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए करते हैं। सिर्फ इसको छोड़ाकर, सिर्फ मिट्टी को छोड़ाकर, लेकिन सबका उपयोग करते हैं। मिट्टी को छोड़ाकर सबका उपयोग लेंस बनाने में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 28। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर बी, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी में। क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है? तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, 31 देखते हैं आगे दोस्तों।
कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है? कौन सा लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है? पहले देखें कि बीच में मोटा कहेगा तो उत्तल लेंस मारेंगे, और पतला 3 बोल रहा है तो 4 को मारेंगे, मोटा कहेगा 2 बोलेगा 3 को मारेंगे। ध्यान देना दोस्तों, पतला बोलेगा तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 32 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बताइए दोस्तों, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर। और क्वेश्चन आता है इससे, 1 डायप्टर बराबर कितना होता है? 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। 1 मीटर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1 डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। लेंस की क्षमता का मात्रक यह होता है डायप्टर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? एक लेंस की क्षमता 5 डायप्टर है तो लेंस कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। इसका आंसर डी। देखते हैं दोस्तों, चलो देखते हैं, बनाते हैं इसको थोड़े इस क्वेश्चन को। इसको कैसे बनेगा? आपको क्या दिया है? डी दिया है, मतलब सॉरी दोस्तों पी दिया है। पी दिया है ना, पी बराबर आपको दिया है कितना? +5 डी। +5 डी दिया है। प्लस में होगा तो कोई भी आप प्लस अगर क्षमता बताए तो उत्तल लेंस समझना। पहले नंबर तो हो गया क्लियर कि इसमें से उत्तल होगा। दूसरे नंबर पता करते हैं 20 हो गया या 5 होगा, क्या होगा देखते हैं। पी दे दिया है +5 डायप्टर। हमको क्या ज्ञात करना है? कौन सा लेंस होगा? तो पी ज्ञात कर, तो फोकस दिया है ना, तो फोकस ज्ञात करते हैं। एफ बराबर आपको होता है 1/p। अगर सेंटीमीटर में दिया है उसके लिए भी अलग होता है, मीटर में दिया है उसके लिए भी अलग होता है। देखते हैं पहले मीटर पर निकाल कर, तो ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/5 हो जाएगा। 1/5 तो कटेगा तो कितना होगा? 0 पॉइंट कुछ आएगा आपको, देखते हैं 0.2 आएगा। हाँ 0.2 आया ना, 0.2। ये आपको मीटर में है। मीटर में है तो मीटर में देखेंगे तो नहीं है कोई भी ऑप्शन, इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 0.2 को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 100 से गुना करेंगे तो 2, एक 0 कट जाएगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा दोस्तों। 20 सेंटीमीटर ऑप्शन हो जाएगा डी। आपको बनाकर भी क्लियर कर दिया, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। क्वेश्चन नंबर 33 तो हो गया दोस्तों। 34 देखते हैं, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको उल्टा दे दिया, वहाँ पर डी दिया था, यहाँ पर एफ दिया है। तो यहाँ पर एफ बराबर दिया है क्या दोस्तों? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर में दिया है ना, ध्यान देना 20 सेंटीमीटर। तो अब इसकी क्षमता क्या होगी? 20 सेंटीमीटर दिया है तो पी बराबर होता है 1/f। आपको सेंटीमीटर में दिया है ना, तो सेंटीमीटर में तो 100/f, यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो 100/20 करेंगे ना, 20 करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आया कितना? 5। हमारे पास कितना आया? 5 डायप्टर। 5 डायप्टर। अब अवतल लेंस का है तो अवतल लेंस कहेगा तो पहले ही बताया हूँ मैं, प्लस का, अगर प्लस का सिंबल हो तो उत्तल समझना, माइनस का सिंबल हो तो अवतल। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 डायप्टर, -5 डायप्टर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे 35 नंबर। जब आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण कितना डिग्री होगा? सिंपल है दोस्तों, जब आपतन कोण 0 डिग्री होगा तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है, VVI इसको मान लीजिए, क्योंकि कितने बार ये क्वेश्चन आ चुका है बिहार बोर्ड में। इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है? लेंस सूत्र बताना है, ध्यान देना दोस्तों, लेंस सूत्र। इनमें से कौन सा लेंस सूत्र है? अगर लेंस बोले तो लैस बोलना, मतलब लैस मतलब घट जाएगा। लेंस सूत्र बोले तो इसका हो जाएगा माइनस। माइनस में देखना, आंसर मार देना, 1/b - 1/u = 1/f। चलिए समझ में आया दोस्तों। लेंस बोले तो लेंस माइनस मार देना है। अब मेरे को आगे बनाना है
आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इनमें कौन दर्पण सूत्र है? इनमें कौन दर्पण सूत्र है? पहले हम लेंस सूत्र पढ़ता किए, तब पहले इसका भी आंसर आसानी से बता सकते हो। ये तो लेंस सूत्र हो गया, ये हो गया दोस्तों लेंस सूत्र। इसमें दर्पण सूत्र बताना है तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसा आपने देखा ही नहीं है कभी। ये होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/v प्लस देखना है। अवतल दर्पण में बोले ना तो प्लस देखना, लेंस में बोले तो ये माइनस देखना, ठीक है। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे समझ गया है ना दोस्तों। आगे नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोई दिक्कत होगी दोस्तों तो कमेंट करके हमसे ज़रूर बताना। प्रश्न 38 है, इनमें से कौन लेंस की क्षमता का सूत्र है? लेंस की क्षमता का सूत्र अभी आपको दो सवाल सॉल्व करवाया, उससे आप पता कर सकते हैं। P बराबर लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा 1/f। दूसरा नंबर अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो होता है 100 सेंटीमीटर बटा में f, ये सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो देखेंगे तो दोनों हमारा ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसलिए हम मारेंगे सी को, क्योंकि ए और बी दोनों दिया है, इसलिए समझ गए ना दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्वेश्चन नंबर अगला 39 है, 39। पानी का अपूर्णांक कितना होता है? क्वेश्चन 39 बोल रहा है पानी का अपूर्णांक कितना होता है। पानी का अपूर्णांक कितने बार पूछ चुका है दोस्तों, देखते हैं। पानी का अपूर्णांक होता है 1.33 बोलेंगे। जितने लोग इसको गलती बोलते हैं 1.33 बोल देंगे, नहीं 1.33, 1.33 बोला जाता है इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। प्रश्न 40 है, हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? हीरा का अपूर्णांक कितना होता है? पानी का अपूर्णांक ये तो हो गया दोस्तों, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो पानी का हो गया। तो बच गया हमारे पास कितना, एक बच गया, 2.42 हीरा का अपूर्णांक होता है दोस्तों, 2.42। ठीक है दोस्तों, 40 क्वेश्चन बनाया था आपके लिए बहुत मेहनत से, जो कि बिहार बोर्ड ने कई बार पूछा है। अब आपको इनको ध्यान में रखना है, इन प्रश्नों को। और भी आपको ऐसे ही प्रश्न चाहिए आगे पार्ट से या इसी पार्ट से और भी क्वेश्चन, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो।